नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन स्टाइल ऑफ विवेक में। जैसा कि मैंने कल आपको चर्चा किया था भाग 3 के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, तो आज जो भी पॉइंट बचे हुए हैं मौलिक अधिकार में उन सभी का द एंड करेंगे और पहले रिवीजन करेंगे कल जो मैंने पढ़ाया था आपको भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। चलिए आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद जो पॉइंट बचे हुए हैं वो भी पॉइंट आज हम खत्म कर देंगे इसमें। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मैंने बताया था आपको अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक वर्णित हैं, तो 12 से लेकर के 35 तक वर्णित हैं। को टोटल 23 अनुच्छेदों में हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ प्रदान किए गए थे, कहाँ देखने को मिलते हैं मौलिक अधिकार, तो ब्रिटेन में 1215 में ब्रिटेन ने अपने यहाँ की जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। इसके बाद फ्रांस ने 1789 में मौलिक अधिकारों को प्रदान किए। इसके बाद 1791 में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका ने मौलिक अधिकार अपने संविधान में संशोधन करके स्वेच्छा से अपने यहाँ की जनता को प्रोवाइड किए। इसके बाद भारत में देखते हैं, तो भारत में क्या क्या हुआ, तो भारत में कब कब मौलिक अधिकारों की मांग उठी, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में मौलिक अधिकारों की मांग किया। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग भारत में किसने किया था, तो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था 1895 में। इसके बाद बात करते हैं 1925 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस अधिवेशन में मांग किया। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई मौलिक अधिकारों की। फिर 1930 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग किया। इसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने अपनी रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की। इसके बाद हमने बताया था आपको कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो उस समिति की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था। वहीं पर एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन एक उप समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता किया था JB कृपलानी ने। तो यहाँ दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं, याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन दोनों पूछ लिए जाते हैं कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में जो समिति बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगर पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार पर परामर्श हेतु JB कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति भी गठित की गई थी। यहाँ बात आ गई उप समिति की अध्यक्षता किसने किया था, तो JB कृपलानी ने उप समिति की अध्यक्षता किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक वाद के बारे में चर्चा किया था कि वाद विश्वेश्वरनाथ बनाम भारत संघ में एक वाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, यानी रिट को वाद कहते हैं, रिट डाली थी इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिट में क्या आंसर दिया था, उन्होंने कहा था कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। फिर मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो नागरिकों के विरुद्ध भी हैं। तो नागरिकों के विरुद्ध जो अधिकार हैं उनके बारे में मैंने चर्चा किया था। अनुच्छेद 15 के सब सेक्शन 2, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, ये 4 ऐसे आर्टिकल हैं, जो कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं। फिर हमने बताया था आपको कि सिर्फ भारतीयों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सिर्फ भारतीयों को मौलिक अधिकार प्राप्त, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो सिर्फ 5 अधिकार ओनली भारतीयों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30, ये 5 मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। इसके बाद मैंने बताया था राष्ट्रपति की थोड़ा चर्चा किया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति का ये पावर होता है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं सिर्फ 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। इसके बाद यहाँ तक मैंने कल चर्चा कर लिया था, अब इसके आगे मुझे आज चर्चा करनी है। तो मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, ये बात कही गई है। मूल अधिकार कैसे होते हैं, न्याय योग्य होते हैं। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के तहत ही संसद इसमें संशोधन कर सकती है। अगर मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो 368 के तहत ही संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो आप बात करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित करते हैं राष्ट्रपति, तो किस किस समय निलंबित करते हैं, तो जब हमारे देश में कोई विदेशी देश हमारे देश में आक्रमण कर दे,
तो हमारे देश में जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्या होते हैं? स्वतः निलंबित हो जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि अनुच्छेद 19 जो है, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, जब कोई विदेशी देश हमारे देश में आक्रमण करता है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 क्या होता है? स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन जब हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति फैल जाती है, आंतरिक अशांति हो जाती है, तब हमारे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को निलंबित करते हैं। यहाँ समझने वाली बात है, वहाँ अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो रहा था, लेकिन जब हमारे देश के अंदर आंतरिक अशांति फैलती है, तब अनुच्छेद 19 को स्वतः निलंबित करना पड़ता है, होता नहीं है अपने आप। और अनुच्छेद 19 जो है, इसी को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? संविधान की रीढ़ किस आर्टिकल को कहते हैं? तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संविधान की रीढ़ आर्टिकल 19 को कहते हैं। किससे कहते हैं? आर्टिकल 19 को कहते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है हमारे देश में, तो सबसे पहले अगर कोई आर्टिकल समाप्त होता है तो वो आर्टिकल 19 है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इसमें और कुछ खास दिया नहीं है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का मतलब एक देश का डिनोट किया, हमारे संविधान में राज्य का मतलब देश है, ना कि कोई स्टेट है। तो हमारे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, इतना ही याद रखेंगे आप लोग। इसमें भारत सरकार, संसद, पार्लियामेंट वगैरह सभी आ जाती हैं। फिर अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। मौलिक अधिकारों से संबंधित असंगत विधियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 को ही मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच या सजग प्रहरी कहलाता है। ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि किस आर्टिकल को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच या सजग प्रहरी बोलते हैं। तो आर्टिकल 13 को बोला जाता है। और आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को यह शक्ति दी गई है। कौन सी पावर दी गई है? कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट को प्राप्त है आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखना कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल में है और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में है। अब बात करते हैं आगे। ऐसा कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वो अनुच्छेद 13 उसे शून्य कर देगा। अनुच्छेद 13 की यह पावर है क्या, कि कोई भी, क्या पावर दी गई कि कोई भी ऐसा विधि, मौलिक अधिकार जो ऐसी विधि बन जाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो अनुच्छेद 13 उसे क्या करता है? शून्य कर देता है। एक वाद फिर मैं बताने जा रहा हूँ। एक वाद है भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इनके रिट में बताया आच्छादन का सिद्धांत लागू किया। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि आच्छादन का सिद्धांत किस वाद के तहत लागू हुआ? तो भीखाजी वर्सेस मध्य प्रदेश के राज्य मध्य प्रदेश के तहत भीखाजी वर्सेस भीखाजीवाद में यह आच्छादन का सिद्धांत लागू हुआ था। अब बात करते हैं कि आच्छादन का सिद्धांत क्या था। आच्छादन का सिद्धांत था क्या? तो संविधान लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियां उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। क्या बताया मैंने? संविधान लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियां उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। और इसी वाद में पृथकता का सिद्धांत भी दिया गया था। फिर इसके बाद एक वाद आता है गोलकनाथ में। गोलकनाथ मामले में क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है। और फिर दूसरा नंबर क्या बताया? संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। आपको अनुच्छेद 13 के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया कि संसद ने 24वें संशोधन करके 24वां संविधान संशोधन कर 1971 में संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। इसके बाद एक वाद और आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वो वाद याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन फिर भी याद रखने, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछते जाते हैं। लेकिन केशवानंद मामला जो है, ये केशवानंद बनाम केरल राज्य जो वाद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
इसमें क्या कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें बताया गया कि किसी भी भाग में क्या कहा गया, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु आधारभूत ढांचा को नष्ट नहीं कर सकती। ये किसमें कहा गया, केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद में ये बताया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, किंतु आधारभूत ढांचा को नष्ट नहीं कर सकती है। और मूल संविधान में बताया था आपको मैंने कि हमारे मौलिक अधिकार थे कितने, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं। एक कहाँ चला गया, तो 7वां मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 के का में विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले ये हमारा जो 7वां मौलिक अधिकार था, इसको संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में रखा गया था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संशोधन करके अनुच्छेद 300 के का में रख दिया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अब हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार बचे, टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और आप लोग इसे देखिएगा। मैंने पूरा मौलिक अधिकार खत्म करने की कोशिश किया है, अभी पूरा मौलिक अधिकार खत्म नहीं हुआ है। इसमें इतना ही यहाँ तक आज रखते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। और आप लोग इसमें देखिएगा, जो भी समस्या आ रही हो इसमें आप लोग कमेंट कर देना, ताकि हम उस जो भी कमी रह गई उसको सही सुधार कर सकें, ताकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।